NCERT एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के अंदर आज है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से हम क्या समझते हैं? जो चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। देखो, सेंटर्स ऑफ पावर से तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ कुछ जैसे पूरी दुनिया है ये, तो पूरी दुनिया में बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ सेंटर्स ऑफ पावर होंगे। और कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से मतलब है कि अभी जो करंटली जो दुनिया चल रही है ना, उसमें कौन कौन से पावर है, कुछ अल्टरनेटिव पावर कौन से हैं, जो कुछ प्रमुख पावर्स है जैसे यूएसए हो गया, उसके अलावा कौन कौन से पावर्स हैं, कौन से रीजन में कौन से पावर है। आज हम उन सब की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक में शेयर कर दूँगी उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि बाइपोलर जो वर्ल्ड था उसका एंड कैसे हुआ। बाइपोलर वर्ल्ड एंड हुआ, उसके बाद में यूनिपोलर बन गया था कुछ टाइम के लिए। यूनिपोलर कैसे बना था? क्योंकि सिर्फ यूएस था जिसके पास में डोमिनेंस थी, वो हर तरीके से डोमिनेट करता था। तो फिर बट धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ अलग सेंटर्स ऑफ पावर भी बनने लगे, कुछ यूरोप में बने, कुछ एशिया में बने, और कुछ ऐसे दूसरी पूरी 2-4 कॉन्टिनेंट्स को मिला के बने। तो आज हम देखेंगे ये वाली चीज़ कैसे क्या शुरुआत हुई। तो क्या हुआ, जब बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हुआ ना, बाइपोलर वर्ल्ड के एंड के बाद में अमेरिका सुपर पावर बन गया था। ऑलरेडी हमने देखा है, पिछले चैप्टर में भी देखा है ना, अभी मैंने बताया है। पर अमेरिका जब सुपर पावर बना ना, तो उसके कुछ टाइम बाद में कुछ और पावर सेंटर्स भी इमर्ज हुए। इन पावर सेंटर्स ने क्या किया, जो अमेरिकन सुपीरियॉरिटी थी ना, उसको चैलेंज किया। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से थे। अब जो अदर सेंटर्स ऑफ पावर थे ना, ये पॉलिटिकल भी थे नेचर में और इकोनॉमिकल भी थे नेचर में। कैसे, कौन से थे, अभी वो देखेंगे। अभी सिर्फ चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ रीजनल सेंटर्स हो गए थे शुरू इमर्ज होना। जैसे किस लिए हुए थे वो, क्योंकि कुछ रीजनल नीड्स थी, उस जगह की कुछ नीड्स थी। जैसे एक जगह, तो इस जगह की कुछ नीड्स हैं। अब ये जो लोग हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लोग हैं, इनकी कुछ नीड्स हैं। तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी नीड्स जो है उनको टैकल करेगा। और साथ ही साथ में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना, उनके साथ में रीजनल कोऑपरेशन को भी इन्हांस करेगा। एक तो ये रीज़न हो गया इनका। और दूसरा रीज़न ये भी था कि क्या किया जाए, लाइक जो पुरानी जो राइवलरीज थी और जो वीकनेसेस थी, उनकी भी सोल्यूशन निकालना था। लाइक दो कंट्री ज़िंदगी भर ही थोड़ी ना झगड़ती रहेगी, इनके आपस में भी तो कुछ सोल्यूशन चाहिए। कुछ रीजन आपस में हर वक्त उनमें लड़ाई हो रही है, या एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से रीज़न है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है उस रीजन के अंदर, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ सेंटर्स इमर्ज हुए, रीजनल सेंटर्स इमर्ज हुए, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थे नेचर के अंदर। और ऐसे कौन से सेंटर्स थे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पेशली 2 सेंटर्स के बारे में। एक्चुअली 3, चाइना भी है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ना, वो 2 हैं। कौन सा, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक ये एशियन। अब इसका क्या फुल फॉर्म है, क्या है, ये सब हम लोग नीचे देखेंगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने जो अमेरिका का जो डोमिनेंस था ना, उसको चैलेंज किया। ये जो 2 सेंटर्स हैं, यूरोपियन EU और एशियन, इन लोगों ने क्या किया था, आसियन जो है और यूरोपियन यूनियन जो है, ये क्या है, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस है और कन्वेंशंस है। यानी इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए और कुछ कन्वेंशंस बनाए। कन्वेंशंस यानी इन्होंने कुछ बात कही और फिर उस बात के ऊपर जो बाकी के जो मेंबर्स थे उन्होंने एग्री किया, साइन किया कि हाँ, हम आज से ये चीज़ फॉलो करेंगे। ये इन्होंने क्यों बनाई, ताकि जो जगह है वहाँ पर पीसफुल कोऑपरेशन हो सके, पीसफुल रह सके वो जगह, और साथ में उस जगह का रीजनल जो कोऑपरेशन है वो भी इन्हांस हो सके। रीजनल ऑर्डर फॉर प्रॉस्परस इकोनॉमी इन द रीजन। और मेन रीज़न क्या था इस चीज़ का, कि वहाँ पे इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना था। इकोनॉमी अच्छी वहीं पे होगी जहाँ पर पीस होगी। अगर किसी जगह पे पीस नहीं है तो इकोनॉमी अच्छी नहीं हो सकती उस जगह की। इसलिए ये कुछ इंस्टीट्यूशंस बने।
और फिर हुआ चाइना का इकोनॉमिक राइज। दो इंस्टीट्यूशंस तो हम ये देखने वाले हैं, ईयू और आसियान, और एक हम जो देखने वाले हैं वो है चाइना का इकोनॉमिक राइज, कैसे चाइना बड़ी कंट्री बनी। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना, उसने चाइना को एक ग्लोबल पावर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और धीरे धीरे इसने जो बाकी जो एस्टेब्लिश्ड सेंटर्स थे ना पावर के, जैसे ईयू हो गया, यूएसए हो गया, इसको चैलेंज किया चाइना ने, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे हर कंट्री के आपस में या चाइना के साथ में, उनको रीशेप किया। अब हम देखेंगे, ये एक्चुअली ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक, और वो है यूरोपियन यूनियन। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ ना, लाइक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए शांति रही, मतलब शांति तो क्या थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही थी, बट देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ ना, तो जो यूरोप के जो लीडर्स थे ना, उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन थी। और कन्फ्यूजन क्यों थी? कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था ना, उसने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे या कुछ बेसिस थे, उनको ख़त्म कर दिया था। ये बेसिस और स्ट्रक्चर्स कौन से थे? इनके बेसिस पर ही वो जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी ना, उनके आपस में रिलेशंस थे। तो जब ये स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, तो बात आई कि अब किस बेसिस पे जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वो आपस में रिलेशन रखें, कौन सा बेसिस है जिस पे हम आपस में बात करेंगे, आपस में हमारे क्या मुद्दे होंगे, हमारी पॉलिटिकल जो रिलेशंस है वो कैसे होंगे, हम ट्रेड है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो कैसे करेंगे। इन सब के जो ऑलरेडी चले आ रहे जो स्ट्रक्चर्स थे ना पहले से, वो सारे के सारे शैटर हो गए। तो अब बात आई कि अब नए स्ट्रक्चर्स कौन से बनाए हैं हम। अब उनके बीच में दो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को। दो कौन सा था वो देखते हैं। जो पहला था वो ये था कि जो अपनी पुरानी जो राइवलरी चल रही है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो राइवलरी है उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। बट सिंस वॉर हुई तो कुछ कंट्रीज़ आपस में अलाइन हुई, भले ही चाहे उनके बीच में कुछ जो था कुछ राइवलरी थी, बट अगर उन्होंने अब साथ दिया है तो वॉर ख़त्म होते ही उनके साथ में हम वापस राइवल कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन किया जाता है। और साथ में जो दूसरा रीज़न था वो था, मतलब जो दूसरा जो सोल्यूशन था इनके पास में, जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि टू रिकन्स्ट्रक्ट ऑन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब कुछ ऐसे नए जो स्ट्रक्चर शटर हो गए उनकी जगह पर नए प्रिंसिपल्स के साथ में नए स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसके बेसिस पर पीसफुल और पॉजिटिव इंटरनेशनल रिलेशंस बन सके। तो यूरोपियन लीडर्स की क्या कन्फ्यूजन थी कि जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स थे वो ख़त्म हो गए, तो अब हम लोग रिलेशंस किस बेसिस पे रखें। क्या हम अपनी पुरानी जो राइवलरी है उसको वापस से शुरू कर दें, उसके बेसिस पे हम रिलेशंस बनाएं कंट्री के साथ में, या कुछ नए स्ट्रक्चर्स और प्रिंसिपल के ऊपर बनाएं जिसकी वजह से पीसफुल इंटरनेशनल और पॉजिटिव इंटरनेशनल रिलेशंस बन सके। तो 1945 यानी एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर 1945, हाउ यूरोपियन इंटीग्रेशन टुक प्लेस। अब जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, ये आपस में डिवाइड हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक यूएसएसआर जो एक सोवियत ब्लॉक था और एक यूएस लेड ब्लॉक था, फिर सोवियत यूनियन जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, तो ये वापस इसमें मिल गई, वापस यूरोप का इंटीग्रेशन हो गया। तो हम ये देखेंगे कि यूरोप का जो इंटीग्रेशन है वो हुआ कैसे। जो इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज एडेड बाय कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में आपस में वो डिवाइड हो गई थी और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था आपस में। बट कोल्ड वॉर की वजह से इन लोगों को पता चला कि हमारे में बहुत कमियां, हमें सुधार की ज़रूरत है, हमें वापस इस तरफ आना चाहिए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस चक्कर में जो कोल्ड वॉर था ना, उसने इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया, उसने सहायता करी उसकी। अब जो सेकंड चीज़ है वो आती है कि साथ ही साथ में देखो, पहला तो हो गया कि जो कोल्ड वॉर था उसने इंटीग्रेशन को एड किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, यानी 1945 के बाद में। साथ ही साथ में जो यूएसए था ना, उसने भी हेल्प एक्सटेंड करी। कैसी हेल्प एक्सटेंड करी? उसने फाइनेंशियल हेल्प भी एक्सटेंड करी और सिक्योरिटी या मिलिट्री हेल्प थी वो भी एक्सटेंड करी। फाइनेंशियल हेल्प में यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा
यूएस ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी उन लोगों को जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको वापस रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था और कोल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान जो उनकी कोल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान की बात है कि उसने यूएसए ने हेल्प करी थी। और उससे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर के चक्कर में क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी थी ना वो रूइन हो गई थी, वो ख़त्म तक एकदम बर्बाद हो गई थी वो। और ये एक प्लान के तहत हो रहा था, मार्शल प्लान। क्या हुआ ना, जो वेस्टर्न, ये यूरोप है, तो ये जो वेस्टर्न यूरोप है ना, इस वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्ट लिया था उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रूइन में चली गई थी, ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो इसी को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, जो यूएस है उसने हेल्प एक्सटेंड करी, उसने एक मार्शल प्लान था उसको साइन करवाया। इस मार्शल प्लान था, इसके ऊपर जो बाकी सारी कंट्रीज थी ना वेस्टर्न यूरोप की, उसने साइन कर दिया। और इसके थ्रू उन्होंने एक पैक्ट बनाया जिसमें जो यूएसए इनकी फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो फाइनेंशियल एड तो यूएसए ने इस तरीके से दी थी। अब देखते हैं उसने जो सिक्योरिटी के लिए कैसे ऐड दी। तो उसने क्या किया, यूएसए क्रिएटेड ए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम अंडर नाटो। जो नाटो था पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, ये एक मिलिट्री अलाइंस है। इसमें क्या है कि वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने नाटो को साइन किया था। उसमें क्या था, किसी एक कंट्री पे किसी दूसरे ने अटैक किया तो जो बाकी सारी कंट्रीज़ होगी ना वो उस पर अटैक करेगी। सेम नाटो जैसा एक प्लान था वो सोवियत ब्लॉक में भी था, जिसको वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं हम। बट वॉर्सो पैक्ट तो ख़त्म हो गया था जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ, तो नाटो बचा। नाटो के साथ, नाटो से यूएसए ने हेल्प करी थी। ओके, अब आता है मतलब कुछ इंटीग्रेशन कैसे कैसे हो रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। यूएसए ने हेल्प करी, जो कोल्ड वॉर था उसके थ्रू हेल्प हुई। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस नाम से ही हमें पता चलता है कि इकोनॉमी जो थी इकोनॉमी के लिए बनाया गया था इसको, इकोनॉमी इन्हेंस हो सके उनकी। ये मार्शल प्लान है ना, इसके तहत ही एस्टेब्लिश हुआ था 1948 के अंदर। और उसके बाद में 1949 के अंदर काउंसिल ऑफ यूरोप बनी। देखो ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन जो था ना, OECC जो था, ये तो प्योरली इकोनॉमिकल था नेचर के अंदर। बट जो काउंसिल ऑफ यूरोप था ये थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ जा रहा था। 1949 में इसमें थोड़ी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट थी नेचर के अंदर। एक काउंसिल ऑफ यूरोप में ये बोल रहा था कि हमें पॉलिटिकल कॉपरेशन भी करनी चाहिए। अब जो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन था जो 1948 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, वो एक फोरम था। किस चीज़ का फोरम था ये था कि ट्रेड है और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके आपस में जो ट्रेड हो रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे, उसमें और उनके बीच में जो इकोनॉमिक इश्यूज़ चलते आ रहे हैं उनके लिए कॉपरेट करने का ये एक फ़ोरम था। यहाँ पे कंट्रीज़ मिलती थी, डिसाइड करती थी क्या करना है, तो ये एक फ़ोरम था। क्या था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक फ़ोरम था जहाँ पे वो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कोऑपरेट करते थे। फिर 1945 में काउंसिल ऑफ यूरोप बन गया जो थोड़ा पॉलिटिकल था नेचर के अंदर। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता गया, और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसके तहत आगे जाके बना फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो यहाँ पर तो है यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन जो 1948 में बना था, मार्शल प्लान है उसके तहत आगे जाके। बट यहाँ पे धीरे धीरे आगे जैसे 1957 तक हम पहुँचते हैं ना, 1957 में यूरोप ने स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तहत इन्होंने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गया, और एक हो गया यूरोपियन काउंसिल, ये ऑलरेडी बन चुके हैं। अब तीसरा क्या है, EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक
कम्युनिटी 1957 में बना था। अब इसने क्या है, धीरे धीरे करके इसने पॉलिटिकल डायमेंशन भी अक्वायर कर लिया। हमने यहाँ पर देखा था काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर की पॉलिटिकल कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं ये लोग। जब पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात करें तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इनका बना था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 के अंदर, इसने थोड़े टाइम के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही खुद ने ही पॉलिटिकल डायमेंशंस को अक्वायर कर लिया था। कैसे? यूरोपियन पार्लियामेंट का क्रिएशन हो गया था इसके तहत। जो कंट्रीज़ ने इसको बनाया था उन्होंने फिर यूरोपियन पार्लियामेंट भी बनाई। एंड पार्लियामेंट में तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल नेचर के जो काम होते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ इस दौरान जी पार्लियामेंट भी बन गई, और इसी दौरान क्या हो रहा था कि सोवियत जो ब्लॉक था उसका कोलैप्स हो रहा था। तो जो सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स हुआ तो जो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी ना, जो सोवियत ब्लॉक के अंदर थी, उन्होंने भी यूरोप के इंटीग्रेशन में पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो जब ये कोलैप्स हुआ, सोवियत ब्लॉक का जब कोलैप्स हुआ, तो इसने जो ये प्रोसेस था ना इंटीग्रेशन का, इसको फास्ट ट्रैक कर दिया। और फिर 1992 के अंदर जाके बन जाती है यूरोपियन यूनियन। देखो हमें ऐसे देखना है कि जब वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे थे ना, तो जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ। OECC बना। OECC इकोनॉमिक के लिए था, इकोनॉमिक का फोरम था एक। फिर ये जो था यूरोपियन काउंसिल बनी। इस काउंसिल के अंदर ये थोड़ा पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात कर रहा था। फिर बन गया EEC 1957 के अंदर। ये प्योरली इकोनॉमिक के नेचर में था, बट धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल डायमेंशंस को एक्वायर किया और पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर दी यूरोप के अंदर। फिर प्रोसेस थोड़ा फास्ट ट्रैक हुआ कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक की वजह से, और बन गया यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर। अब यूरोपियन यूनियन थी, इसकी फाउंडेशन किस लिए हुई थी, क्या वजह थी, मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या थे। सबसे पहला था कि कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं। जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो फॉरेन के रिलेशंस हो गए एक दूसरे से, और एक दूसरे के बाहर किसी बाहर के कॉन्टिनेंट के साथ में वो कैसे होंगे। और साथ ही साथ में सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि एक पे अटैक किया तो बाकी कंट्रीज़ भी साथ देगी उसका। जो दूसरी जो था ऑब्जेक्टिव वो था कि कॉपरेशन होगा आपस में, यानी कोई भी बात होगी, कोई भी इशू खड़ा हो गया, कोई भी बात होगी तो उसके ऊपर हम कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में और जस्टिस को इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ में हर कंट्री के जो होम अफेयर्स है ना उन पे भी हम कॉपरेट करेंगे। और साथ में एक तो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी सेम होगी, कॉपरेशन होगा जस्टिस के लिए, एंड जो थर्ड चीज़ थी वो थी कि हम पूरे यूरोप में एक सिंगल करेंसी बनाएंगे। तो ये कुछ इसकी फाउंडेशन थी, इनके लिए यूरोपियन यूनियन बनी थी। अब जो यूरोपियन यूनियन थी ना, यूरोपियन यूनियन इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम द इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन ओवर टाइम। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो यूरोपियन यूनियन थी ना, जो यूरोपियन टाई थी कंट्रीज़ के बीच में, वो पहले तो सिर्फ इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक से रिलेटेड थी। फिर धीरे धीरे ये इकोनॉमी से पॉलिटिकल नेचर के अंदर भी कन्वर्ट होती गई। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में यही चीज़ लिखी है। तो यूरोपियन यूनियन जो थी ना वो भी शुरू में इकोनॉमी यूनियन ही थी, बट धीरे धीरे वो पॉलिटिकल बनती गई नेचर के अंदर। जैसे पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट पहले एस्टेब्लिश हो गया था, बट यूरोपियन यूनियन को बनाने का जो मेन रीज़न था वो इकोनॉमी वाला ही था, बट ओवर टाइम वो पॉलिटिकल के अंदर कन्वर्ट हो गई इंटीग्रेशन होते होते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये जो मिला के यूरोपियन यूनियन जो बनाती है ना, ये जो यूरोपियन यूनियन अब है ना, अब इसमें सब के सब अलग अलग स्टेट्स हैं, बट धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ है, बट धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि ये खुद एक बड़े नेशन की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया इसने। यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड टू एक्ट लाइक अ नेशन स्टेट। कैसे एक्ट किया उसने एक बड़े से नेशन, मतलब हमें क्या रीज़न मिलते हैं, क्या एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड टू एक्ट लाइक अ नेशन स्टेट। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए देखो। सबसे पहले तो उसने अटैम्प्ट किया था कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। देखो उन्होंने पार्लियामेंट तो ऑलरेडी बना लिया था, तो उन्होंने अटैम्प्ट ये भी किया था कि हमारा एक क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, बट ये जो अटैम्प्ट था ना ये फेल हो गया था ना। जो सेकंड चीज़ है वो ये कि यूरोपियन यूनियन जो है उसका खुद का फ्लैग है, एंथम है, उसकी फाउंडिंग डेट है, और साथ में उसकी खुद की करेंसी है। देखो नॉर्मली ये कंट्री का क्या होता है, एक फ्लैग होता है
ऑर्गेनाइजेशन का भी फ्लैग होता है, बट कंट्री की करेंसी भी होती है खुद की, उसकी फाउंडिंग डेट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है। बट ये जो करेंसी वाली चीज़ है ना, इससे हमें पता चलता है कि वो एक नेशन स्टेट की तरह काम करने लग गए थे, धीरे धीरे उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी बनाई। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसने नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया था। अब यूरोपियन फ्लैग जो है उसका डायग्राम दिया हुआ है, उसकी पिक्चर दी हुई है बुक में। वो क्या है, इसमें क्या है, ये नेवी ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के ऊपर 12 स्टार्स, गोल्डन स्टार्स बनाए हुए हैं। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है और द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है इसमें। इसमें क्या है, ये जो गोल्ड स्टार्स हैं उनका एक कंप्लीट सर्कल बनता है। और ये जो है, जो गोल्ड स्टार्स हैं, ये किसको सिम्बलाइज करते हैं, सॉलिडारिटी और हारमनी को। यूरोप के जो लोग हैं उनके बीच में आपस में मैत्री संबंध बने रहें, ये इस चीज़ का क्या है, इसको ये दर्शाता है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिम्बलाइजेस ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है, सॉलिडारिटी और हार्मनी यूरोप के लोगों के बीच में। और साथ में जो स्टार्स है ना, ये 12 नंबर में है। तो एक सवाल आता है कि 12 नंबर में ही क्यों है, 12 नंबर में ये 12 स्टार्स इसलिए है क्योंकि जो 12 नंबर है ना, दैट इज़ द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। अब आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देख लिया। अब क्या लिखा है यहाँ, यूरोपियन यूनियन ट्राइड एक्सपेंडिंग द एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाइल इंक्लूडिंग न्यू कंट्रीज फ्रॉम द अर्लियर सोवियत ब्लॉक। क्या हुआ, शुरू में जब यूरोपियन यूनियन बना था, तब ईस्टर्न सोवियत ब्लॉक वाली जो कंट्रीज़ थी ना, वो उसका पार्ट नहीं थी, वो उसका पार्ट बनी थी बाद में, जो डिसइंटीग्रेशन था उसके बाद में। तो इस दौरान यूरोपियन जो यूनियन थी ना, उसने अपना कॉपरेशन के लिए जो कुछ डायमेंशंस चूज़ किए थे कि हम इन चीज़ों के ऊपर कॉपरेट करेंगे, उसने उनको एक्सपेंड करना शुरू किया और डायमेंशंस लिया है कि हम इन पे भी कॉपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था ना, एक्चुअली वो अभी हमें लग रहा है कि ईजी होगा, बट वो ईजी नहीं था। ईजी क्यों नहीं था, क्योंकि जो लोग हैं, कोई भी कंट्री है यहाँ पर, जैसे ये बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई और इनको मिला के एक पूरी यूरोपियन यूनियन बनी हुई है। तो इस कंट्री के जो पर्टिकुलर लोग हैं ना, ये थोड़े हिचकिचाएंगे अपनी सरकार का, अपनी कंट्री के पास में जो पावर है उस पावर को ये जो यूनियन है इसको देने में, क्योंकि पहले ये पावर जो थी इसके पास में थी, अब खुद का पावर किसी और को देंगे हम, तो थोड़े हेजिटेट तो करेंगे ही। वही यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे, कंट्रीज़ थे, उनके साथ में हुआ। पीपल वर हेजिटेंट टू गिव पावर ऑफ देयर गवर्नमेंट हेल्ड टू सम अदर इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या लिखा है, जो लोग थे उनकी जो गवर्नमेंट थी उनके पास में जो पावर था ना, उसको वो किसी और इंस्टीट्यूशन को देने में थोड़े घबरा रहे थे। पीपल वर हेजिटेंट टू गिव द पावर देयर गवर्नमेंट हेल्ड टू सम अदर इंस्टीट्यूशन। अब हम देखेंगे कि यूरोपियन जो यूनियन है ना, उसका वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस कैसा है, यूरोपियन यूनियन कितनी पावरफुल है, कितना क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो यूरोपियन यूनियन किस किस मैटर के अंदर इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमिक के अंदर, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर, मिलिट्री या डिफेंस के अंदर, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर भी। कैसे, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से। देखो, यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसकी जीडीपी अप्रॉक्स, जो यूरोपियन यूनियन यानी जो यूरोप की जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको मिला के जो है ना, वो जो पूरी एक यूनियन है, उसकी जीडीपी अप्रॉक्स $19.35 ट्रिलियन थी 2024 के अंदर। ये लार्जेस्ट है, ओके। और साथ ही साथ में क्या, यूरोप की जो करेंसी है, जो कॉमन करेंसी है ना यूरोपियन यूनियन की, हमने बोला था कि उन्होंने कॉमन करेंसी रखी थी, तो उनकी कॉमन करेंसी है यूरो। जो यूरो है ना, वो डॉलर जो है, यूएस डॉलर है, उसको टक्कर देती है। तो यूएस डॉलर क्या है, अभी डोमिनेट कर रही है अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह है, एक्सचेंज करते हैं हम, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो यूएस डॉलर्स के अंदर खरीदते हैं। बट यूरो जो करेंसी है ना, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो यूएस डॉलर्स हैं, उसका जो डोमिनेंस है ना करेंसी के ऊपर, उसके ऊपर वो एज अ थ्रेट काम करती है। क्यों, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड
यूरो को बना सकता है, क्योंकि यूरो जो करेंसी है ना वो भी उतनी पावरफुल है जितनी कि डॉलर है। सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है ना वो यूरोपियन यूनियन के पास में ज़्यादा है यूएस से। लाइक जितनी भी ट्रेड यूएस कर रहा है, यूएस इतनी ट्रेड कर रहा है, और यूरोपियन जो यूनियन है वो इतनी ट्रेड कर रही है। तो जो ट्रेड का जो हिस्सा है ना, वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है, वो यूरोपियन यूनियन का ज़्यादा है, यूएस से भी ज़्यादा है। तो अगर किसी का ट्रेड जो है किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जितनी ज़्यादा होगी ना, उसका इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों पे उतना ज़्यादा होगा। तो अगर कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन की बात करें ना, तो वो इट इज़ मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना। तो वो ज़्यादा असर्टिव है, उसकी जो बात होगी वो उसको ज़्यादा माना जाएगा, इवन यूएस से भी ज़्यादा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वर्ल्ड ट्रेड शेयर के अंदर है। जो वर्ल्ड ट्रेड शेयर है पूरी दुनिया में, अगर इतनी सारी ट्रेड हो रही है तो जो शेयर है ना वो यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए। तो जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पैसे हैं, और जितने ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा पावर। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। वो ये है कि जो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है ना दुनिया के, जैसे कि WTO हो गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके अंदर भी जो ये यूरोपियन यूनियन है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। यानी वो हर चीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बात का हम डिसीजन लेंगे तो इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड की इकनॉमी है ना उसको यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? एक तो उसकी GDP है, लार्जेस्ट है, $19.35 ट्रिलियन थी 2024 के अंदर। साथ में उसकी जो करेंसी है यूरो, वो US डॉलर का जो डोमिनेंस है उसके ऊपर एज ए थ्रेट भी पोजेस करती है। देन कम्स की वर्ल्ड ट्रेड शेयर है, वो उसका US से भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा असर्टिव है ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर। साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। अब आती है डिप्लोमेटिक एंड दी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन द वर्ल्ड। अब क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। दुनिया ने क्या है, एक जैसे हर कंट्री का एक पार्लियामेंट होता है ना, वैसे दुनिया का भी एक पार्लियामेंट है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब यूनाइटेड नेशंस है वो। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपस में काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, यूनाइटेड नेशंस दिस, यूनाइटेड नेशंस दैट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसमें से एक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके अंदर परमानेंट सीट है फ्रांस की, और फ्रांस क्या है, एक मेंबर है EU का। परमानेंट सीट का मतलब है कि कुछ कंट्रीज़ हैं UNSC के अंदर, जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पास में क्या है, परमानेंट सीट्स है। अब जो परमानेंट सीट्स वाली जो कंट्रीज़ है ना, इनके पास में वीटो पावर होती है। लाइक बाकी सारी कंट्रीज़ ऐसे होंगी, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐसे होंगे, और ये कुछ परमानेंट मेंबर है। तो क्या है ना, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, इन सब की सहमति की ज़रूरत होती है। इसमें से किसी एक ने भी मना कर दिया ना तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं वीटो पावर होना। तो अगर किसी के पास में है तो इसका मतलब है कि उसका वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। सेम वही बात है, जो फ्रांस है उसके पास में परमानेंट सीट है UNSC की। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा यूरोपियन यूनियन के साथ में। साथ ही साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है यूरोप की जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। लाइक कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनकी सीट आप रोटेट होती रहती है वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ के साथ में, कि कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है कि इतनी टाइम के साथ में ये कंट्री रहेंगी, देन जब ये टाइम ख़त्म हो गया तो दूसरी कंट्रीज़ आके रहेंगी। ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर भी और परमानेंट मेंबर भी है। तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इसका और मतलब इससे इतना हमें पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन है ना, उसने US की जो पॉलिसीज़ थी ना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान जब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके ऊपर US ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी कि हमें बनाने नहीं देना है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। तो US की जो पॉलिसीज़ थी ना, उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन के हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हमें कैसे पता चलता है कि डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस आर प्रूव्ड इफेक्टिव इन डायलॉग विद चाइना।
मतलब जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है या यूरोपियन यूनियन ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हैं चाइना के साथ में या कुछ नेगोशिएशंस की है चाइना के साथ के अंदर, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव हुई है। इवन यूएस की भी इतनी इफ़ेक्टिव प्रूव नहीं हुई जितनी कि यूरोपियन यूनियन की इतनी इफ़ेक्टिव प्रूव हुई है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो ट्रेड का जो रिलेशन है ना, जो इधर देखा था शेयर, वो यूरोपियन यूनियन के पास में काफ़ी ज़्यादा है। कौन से मैटर में प्रूव ज़्यादा इफेक्टिव प्रूफ हुई है? एक तो ह्यूमन राइट्स के मैटर में अच्छी प्रूफ हुई है, और जो चाइना में जो डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था ना, उसमें भी। तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल के अंदर क्या है, फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, साथ में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है। इन्होंने जो यूएस की पॉलिसीज़ थी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उनको भी इन्फ्लुएंस किया था। चाइना के साथ में जो डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस हुए हैं ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर, वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुए जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ में। नाउ कम्स दी मिलिट्री एंड डिफेंस एरिया के अंदर यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस। देखो, जो सबसे लार्जेस्ट आर्मी किसकी है? यूएस की। अब सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। कैसे? जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कंबाइंड आर्मी यानी जो जितने भी जो कंट्रीज़ है ना, उन सब की जो कंबाइंड आर्मी है ना, वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा यूनियन है, तो इन्होंने वैसे भी नेटो पैक्ट फॉर्म किया हुआ है सबके साथ में, तो एक लड़ा तो समझो सबके साथ में लड़ा, तो सबकी फौज आएंगी साथ में। तो कंबाइंड यूरोपियन यूनियन आर्म्ड फोर्सेस इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इसका मिलिट्री वाली चीज़ के ऊपर भी। ओके, देन कम्स की डिफेंस के अंदर इसकी स्पेंडिंग है ना, वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है यूएस की पास में। क्या होता है, किसी भी कंट्री के पास में कितना पैसा होता है, उस पैसे के अंदर अपना जो बजट होता है वो उसमें अनाउंस करती है कि हम किस सेक्टर के ऊपर कितना खर्च करेंगे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे इतना सा करते हैं, कुछ पे इतना करते हैं। तो वैसे जो यूरोपियन यूनियन की टोटल कंट्रीज़ को मिला के जो स्पेंडिंग है ना डिफेंस के ऊपर, वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्वियसली यूएस है, बट सेकंड नंबर पे डिफेंस के अंदर की जो स्पेंडिंग है ना, उसमें यूएस ये जो यूरोपियन यूनियन है सेकंड नंबर पे आते हैं। इनकी आर्म्ड फोर्सेस भी सेकंड नंबर पे है और स्पेंडिंग भी सेकंड नंबर पे है, तो इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ में अब जो न्यूक्लियर वेपन्स है, तो जो फ्रांस है ना, उसके पास में न्यूक्लियर आर्सनल्स भी हैं। आर्सनल्स यानी वेपन्स है, अच्छे खासे स्टोरेज है वेपन्स की। ऑलमोस्ट जितनी दुनिया को बताई हुई है ना, अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है फ्रांस के पास में। तो न्यूक्लियर तरीके से भी ये सक्षम है और अच्छा खासा स्पेंड करती है डिफेंस के ऊपर, डिफेंस के इक्विपमेंट्स के खरीदने के ऊपर, लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर, और इवन द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेज है यूरोपियन आर्मी की कंबाइंड। टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस, स्पेशली अगर हम लोग स्पेस को देखें और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखें ना, तो जो यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। तो इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। लाइक इन दोनों पे तो ये सेकंड पे आ रही है, इन पे इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का ज़्यादा है और इकोनॉमी में तो ये सबसे आगे है ही। सो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। As a supranational organization, European Union is able to intervene in political, economic and social areas. ये एक्चुअली कंक्लूजन हो गया कि एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत सारे नेशंस के ऊपर सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेशन की वो नेशन स्टेट की तरह एक्ट करता था ना, वैसे ही एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है ये एक। और इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन है ना, इट इज़ एबल टू इंटरवीन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज। बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ये इंटरवीन करती है। In many areas, the member countries have their own foreign policies and defense policies. अब तो देखो, हमने इतनी देर बात क्या करी थी, कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन की बात करी थी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसका तो ठीक है, इनकी हमने देख ली कि कलेक्टिव है, बट जो कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ खुद की सोवरेनिटी जो है वो है कि नहीं, वो खुद के डिसीजंस ले सकती है कि नहीं है, उनकी अलग नहीं है क्या, उनके अलग रिलेशंस नहीं है क्या। तो कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसी है जिनके खुद के फॉरेन रिलेशंस है, अपने तरीके के रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, और खुद के डिफेंस पॉलिसीज़ भी है। अब इसका एग्जाम्पल हमें कैसे देखने को मिलता है, जो उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग भी हैं, उसका मिलता है कि सबसे पहले आता है इराक का इन्वेजन।
मतलब इराक़ में जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तब जो यूएस थी उसने इन्वेजन कर दिया था उसके ऊपर, तो उसके ऊपर है ना अलग अलग टाइप की राय थी। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, टोनी ब्लेयर, वो अमेरिका के पार्टनर थे इस चीज़ में, ये जो इन्वेजन हो रहा था ना इसके ऊपर। बट यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री फ्रांस और जो जर्मनी थी ना, इसने इस इन्वेजन को अपोज किया था। इससे हमें पता चलता है कि इनकी खुद की डिफेंस पॉलिसीज़ और फॉरेन रिलेशंस भी हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, जो कि यूरोपियन यूनियन से अलग है। साथ ही साथ में जो यूरो है उसका स्पेक्टिसिज्म की बात करते हैं ना हम लोग, तब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि उनके खुद के अलग अलग है। देखो कैसे, जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी ना, मार्गरेट थैचर, उसने क्या किया था, जो यूनाइटेड किंगडम है ना उसको यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा था। क्यों? क्योंकि यूरो के अंदर हो रहा था और वो चाहते थे कि उनका जो है करेंसी वो किसी भी वे में फेवर नहीं कर पा रहे थे उसको, तो उसने अलग रखा उसको। सेम ऐसे ही जो डेनमार्क और स्वीडन है ना, उन्होंने रेजिस्ट की थी मैस्ट्रिक्ट जो ट्रीटी थी ना उसको, और यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करने में। तो इनकी ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये भी कंट्रीज़ की अलग अलग है। तो अब जब इनकी कंट्री, मतलब ये एक सेम है, सेम भी है इनकी और अलग भी है। जब सेम और अलग दोनों है ना, तो जब अलग है तो अगर देखो सेम होती, सबकी सेम होती तो बहुत पावरफुल हो जाती भी। बट कुछ कुछ चीज़ें अलग भी हैं, अलग हैं तो क्या वो एक लिमिट डालती है यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी पे। कैसे? अब अलग है, देखो यहाँ पर ये इन्वेजन है, तो इन्वेजन के अंदर देखा गया कि कुछ कंट्रीज़ इसको अपोज कर रही है। फ्रांस के पास में वीटो पावर थी, अगर वीटो लगा देती तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पाता, या फिर जो भी ऐसे रीज़न है ना, तो क्या बात दो में डिवाइड हो गए, ये टोटल यूनाइटेड नहीं रह पाए। यूनाइटेड रहते तो ज़्यादा भयंकर तरीके से होता ना। तो वैसे ही ये इसकी एबिलिटी पे लिमिट लगा देती है, और फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस के जो मैटर्स है ना, उनकी जो एबिलिटी है उस पर भी थोड़ी बहुत लिमिट लगा देती है। अब हम इसकी टाइमलाइन देखेंगे। देखो 1951 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। इस ट्रीटी के अंदर इस ट्रीटी के अंदर क्या बना था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी थी, जिसको साइन किया था वेस्ट यूरोप की 6 कंट्रीज़ ने। कौन सी? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड्स। उसके बाद में 1957 के अंदर ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी। इसमें क्या हुआ था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी, जो EEC है ना, वो बना था 1957 के अंदर। और साथ में बना था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी की कम्युनिटी, यूराएटम। 1973 में जाते जाते ये जो थी ना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की जो काउंसिल हुई थी, और उसके बाद में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बन गई थी। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बनी थी, EEC जो था ना, उसके अंदर डेनमार्क, आयरलैंड और जो UK था, इन 3 कंट्रीज़ ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। 1979 के अंदर यूरोपियन जो पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। और उसके बाद में 1981 के अंदर देखो 6 ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था, 3 ने बाद में कर लिया। साथ में 1981 में जो ग्रीस थी उसने भी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC को ज्वाइन कर लिया था। 1985 में शेंगन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे बोला गया था कि जो EEC वाली जो कंट्रीज़ है ना, उनके जो बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल है ना, अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी की जो कंट्री है ना, उनके लिए अबॉलिश कर दिया जाएगा। फिर 1986 में स्पेन और पोर्तुगल ने भी EEC को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में 1990 के अंदर जो जर्मनी थी, वो जो 2 पार्ट में डिवाइड थी, वो यूनाइट हो के अब पूरी एक पार्ट बन गई थी, तो यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का। 1992 के अंदर मैस्ट्रिक्ट की जो है ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हुई थी। फिर 1933 के अंदर 1993 के अंदर क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी, EEC थी ना, उसको रीनेम करके यूरोपियन कम्युनिटी बोल दिया गया था। फिर 1995 के अंदर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन जो बन गई थी। देखो बाकी कंट्रीज़ जिन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा था ना, उन्होंने तो यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश किया था, बट साथ में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन थी, उन्होंने भी 1995 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। फिर 2002 के अंदर जो यूरो थी, एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था इन 12 यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। 2004 के अंदर 10 नए मेंबर जुड़ गए थे। कौन से? जो सोवियत ब्लॉक वाले जो थे ना, वो सिप्रस,
चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। उसके बाद में 2007 के अंदर बल्गेरिया और रोमेनिया ने भी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लिया। लिस्बन ट्रीटी आई थी, मतलब फोर्स में कब आने लगी थी लिस्बन ट्रीटी? 2009 के अंदर। 2012 के अंदर यूरो को अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज़ का। 2013 के अंदर क्रोएशिया ने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। और 2016 के अंदर जो ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट क्या था? जो ब्रिटेन के जो लोग थे ना, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बाय बाय कह दिया, मतलब एग्जिट कर दिया, तो उसको मिला के वर्ड बनाया ब्रेक्सिट। वहाँ के लोगों के बीच में वोट हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, उसमें 51.9% कुछ वोट मिले थे ब्रिटेन को कि आप अलग हो जाओ, तो वो अलग हो गया था। ये 2003 में जब कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया था, वो जब फेल हो गया था ना, तो ये कार्टून बनाया गया था। और इस कार्टून को, ये यूरोपियन यूनियन को एक टाइटैनिक शिप की तरह दिखाया गया है, और बाकी जो है ना ये ऐसे आइसबर्ग्स है। तो इससे क्यों कंपेयर किया है, क्यों किया है सिंकिंग टाइटैनिक से? इसका रिलेशन क्या हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया तो कल को इकोनॉमिक जो यूनियन है ना, वो भी धीरे धीरे आगे ऐसे सिंक हो जाएगी, ऐसे करके। इसका कुछ ऐसा रिलेशन था। अब उसकी बात पूरी होगी, अब हम आसियान की बात करेंगे। ये हम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ओके, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे